So yesterday we discussed about the applications of biotechnology. There are applications of biotechnology in different areas. The areas are gene therapy, में, एग्रीकल्चरल फील्ड में, मेडिसिन एंड फार्मेसी फार्मास्यूटिकल्स में, वेस्ट मैनेजमेंट में, बायो रेमेडिएशन में, in food processing, in vaccination, in diagnosis of disease also. So these are the areas where biotechnology is introduced to improve the quality and the products or and processes so that human being could be well benefited. चलिए, तो these are the applications of biotechnology in different areas. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है बायोटेक्नोलॉजी का. थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया. तो थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. सबसे पहला है, आप इसको ऐसे करके लर्न करेंगे. इसका भी एक निमोनिक्स मैंने बनाया है कि निमोनिक्स का क्या है, पीसीडी. पीसीडी, ठीक है. पीसीडी का मतलब है फर्स्ट वन इज पीस फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट. फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट. Catalyst as improved organisms. ठीक है, एक. सेकेंड वन इज पी फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट हो गया. सी फॉर क्रिएटिंग ऑप्टिमम बताया था बायोरिएक्टर में. ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम कंडीशन इज मेंटेन्ड. ठीक है, तो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन by how, by engineering. किसके लिए, जो कैटलिस्ट आप बना रहे हैं. व्हाट इज द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट मतलब प्रोडक्ट. इट मे बी इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, इट मे बी इम्प्रूव्ड माइक्रोब्स, और इट मे बी, देखिए जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिज्म ही हो, इट में इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है. इट कैन बी इम्प्रूव्ड माइक्रोब्स. कुछ माइक्रोब्स आप उसको ये कर रहे हैं, जिसको उसका जीन मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो वो इम्प्रूव्ड माइक्रोब्स हो. और नहीं तो फिर एंजाइम आप बना रहे हैं कुछ, या कुछ प्रोटीन बना रहे हैं, तो दैट एंजाइम शुड आल्सो बी वेरी मच प्योर एंजाइम. ये एंजाइम शुड बी वेरी मच प्योर. तो you have to get a best, you have to provide a best catalyst. थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया है. फर्स्ट जो एरिया है रिसर्च एरिया कि वी हैव टू प्रोवाइड प्योर एंजाइम्स, वी हैव टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, और वी हैव टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड माइक्रोब्स. तो ये सभी क्या है, दीज आर द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट मतलब कि प्रोडक्ट्स. ठीक है, इसका एक फर्स्ट रिसर्च एरिया. सेकंड रिसर्च एरिया है कि वी हैव टू मेंटेन नहीं, पहले तो क्रिएट करना पड़ेगा. सो वी हैव टू क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशन बाय इंजीनियरिंग. किसके लिए, सो एज टू गेट क्या, आपको जो प्योर कैटलिस्ट मिलने के लिए, सो एज टू गेट अ कैटलिस्ट टू एक्ट. जो कैटलिस्ट है आपको प्रॉपरली वर्क करे, उसके लिए आपको ऑप्टिमल कंडीशन देना पड़ेगा. एंड C1, एंड जो लास्ट वन है दैट इज फॉर डी फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. यहाँ क्वालिटी टेस्टिंग जब कर रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. मार्केट में भेजने से पहले डाउनस्ट्रीमिंग लिख दिया मैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. मार्केट में किसी चीज को, किसी प्रोडक्ट को भेजने से पहले आपको पूरी तरह से एश्योर हो जाना है कि दैट इज प्योर प्रोडक्ट विच आर यू गोइंग टू सेंड इन द मार्केट. ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी
technology. Why? To purify क्या? द प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स आप बना रहे हो, जो कैटलिस्ट बना रहे हैं, दैट प्रोटीन्स, और अगर कुछ ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो दैट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, और या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो दीज आर 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जब आप बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च करना है तो आपके ये 3 कंडीशंस को ध्यान में रख करके यू हैव टू अंडरगो फॉर द रिसर्च. सो दिस क्रिटिकल रिसर्च एरिया, फर्स्ट वन इज पी फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट. बेस्ट कैटलिस्ट मतलब बेस्ट प्रोडक्ट आपको देना है, ठीक है. एंड सेकेंड वन इज creating optimal conditions. How? By genetic engineering, so that your catalyst can work properly. जो catalyst आपने जो बनाया है वो that catalyst, clear है. Then next one is downstream processing. वो downstream processing आपको तो पता ही है कहाँ से कहाँ तक. जब आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक्सट्रैक्शन से लेकर के मार्केट में भेजने से पहले तक whatever processes you undergo, ठीक है, that product undergo are called downstream processing. Why? downstream processing का जो मेन पर्पस होता है कि जो आप कंपाउंड देने वाले हैं, जो प्रोटीन्स देने वाले हैं, जो प्रोडक्शन आने वाला है आरडीएनए से, वो प्यूरिफाइड होना चाहिए. So these are the three critical research area PCD, ठीक है. प्रोवाइडिंग बेस्ट, अब सिंपल है, अगर मान लीजिए पूरा आपको याद नहीं रह पा रहा है तो सिंपल इतना लर्न कीजिए. प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट 1, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन 2, थर्ड वन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है ना? जयदेव, तो जयदेव नहीं है क्या? अभिजीत नहीं है, अभिजीत भी नहीं है. संबित, हाँ, यस. तो did you understand the meaning of PCD, full form of PCD? P for, okay, C for, good, D for, right, good. So these are the 3 critical research areas. This is one of the important questions, sometimes it is asked to write. तो आप निमोनिक्स याद रखेंगे तो आप इजी होगा फॉर यू टू रिमेम्बर द स्टेप्स, क्योंकि इसमें दूसरा कोई स्टेप्स आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आप देखते हैं तो सबसे पहले हम जो रिसर्च एरिया पढ़ रहे थे दैट वाज important application in the field of agriculture. So let us we discuss biotechnological applications in agriculture. Applications in agriculture. Yeah. बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में आपका मेन पर्पस क्या है? अगर आप एग्रीकल्चर में कोई भी टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द मेन मोटो बिहाइंड दैट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर? मेन मोटो क्या होगा? आप क्या करना चाहते होंगे? यस, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. वेरी गुड. तो आवर मेन पर्पस विल बी, कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में तो उसका मेन पर्पस होगा, उसका मेन जो मोटो होगा दैट शुड बी फूड प्रोडक्शन इंक्रीज. तो इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन इनहांसमेंट, यही होगा ना? फूड प्रोडक्शन इनहांसमेंट और इंक्रीज, or you can say increase. So this can be achieved. ये आप इसी 3 टेक्नोलॉजी से अचीव कर सकते हैं जो अभी हम तीनों डिस्कस के नीचे कर रहे हैं. ये 3 टेक्नोलॉजी है, ये 3 ऐसे टेक्नोलॉजी है जो जिसका
जिसको अप्लाई करेंगे एग्रीकल्चरल एरियाज में, then food production can be increased. First one is how? First one is agrochemical based agriculture. What do you mean by this? This is chemical based agriculture. मतलब use of excessive use of here हम लोग यूज करेंगे कैसे? बाय यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड क्या? पेस्टिसाइड्स. So to increase the production we are using fertilizers and pesticides, and this is called agrochemical based agriculture. What is this? In 1960s there was a revolution, matlab there was tripled enhancement in the food production. ठीक है, tripled मतलब food production became tripled, 3 times production could occur during those period. And उसको कैसे हुआ? by use of this agrochemical based agriculture method से, मतलब उसमें excess chemical fertilizers, pesticide use किया गया. and one more was used high yielding variety of seeds. हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई मतलब जो ज्यादा सीड, जो ज्यादा यील्ड दे सके वैसे सीड्स का यूज किया गया था उस समय. So if there is use of chemical or fertilizers or pesticides and high yielding variety also in that, then this technology is called agrochemical based agriculture. So this is one way to enhance the food production. दूसरा है केमिकल फार्मिंग, जो है उसको रिप्लेस किया है आज के डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग. दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड केमिकल लेस फार्मिंग. केमिकल लेस फार्मिंग जिसमें केमिकल यूज नहीं करना है. ठीक है, केमिकल विदाउट यूजिंग केमिकल्स जो फार्मिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. एंड थर्ड फार्मिंग, दिस इज द न्यू टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग, दैट इज जेनेटिकली engineered crop based agriculture. Here we are here to learn about फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. क्या चाहिए, क्या हम पढ़ने के लिए यहाँ पर हैं? थर्ड वाला या फर्स्ट सेकंड वाला? थर्ड वाला. So this is the applications of biotechnology in agriculture. Here what we have to do? We have to make genetically engineered crops. Genetically engineered मतलब genetically modified crops, GMP. GMP. So by developing GMP, we can enhance the food productions in agriculture. Technological applications in agriculture. So our main purpose to increase the food production. So food production can be increased by three processes, three methods. First one was agrochemical based agriculture. हो सकता है मतलब fully chemical use करें, chemical fertilizer use करें, pesticides use करें, so that your food production, crop production can be enhanced, can be improved, can be increased. Second one जो मेथड है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, दैट इज केमिकल लेस फार्मिंग, मतलब फार्मिंग विदाउट केमिकल्स. बहुत जगह आज इस फार्मिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं. एंड सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच इज फुली अडॉप्टेड ऑर्गेनिक फार्मिंग नाउअडेज, सिक्किम. एंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. तो ये जो है दैट इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, सो दैट वी कैन गो फॉर दिस एग्रीकल्चर ऑल्सो. एंड हियर ऑल्सो इट हैज इम्प्रूव्ड द फूड क्वालिटी एंड फूड प्रोडक्शन. तो इसको हम डिस्कस अभी करेंगे, लेकिन उसके पहले जब एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की वजह से देयर वाज अ रिवॉल्यूशन इन 1960s, एंड दैट रिवॉल्यूशन इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो 1960s में देयर वाज अ रिवॉल्यूशन. तो इसमें क्या हुआ? फूड क्वालिटी, सॉरी फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन प्रोडक्शन गॉट ट्रिपल्ड. ट्रिपल्ड मतलब तीन गुना बढ़ गया, ट्रिपल्ड इन 1960s. 1960s में जो फूड का प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट तीन गुना हो गया. तो ये होने की वजह, जब तीन गुना हुआ तो एक रिवॉल्यूशन आ गया इन फूड, सॉरी इन क्रॉप, इन एग्रीकल्चर. ठीक है, एंड दैट रिवॉल्यूशन इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन. इट केम इन, it got into effect in 1960s.
और ऑलमोस्ट 10-20 ईयर्स तक ये बरकरार रहा, लोग यूज करते रहे. How did it get possible to enhance the food production almost 3 times in 10 years only? ऐसा कैसे हो पाया, तो बताएंगे. Green Revolution succeeded. Green Revolution succeeded. ठीक है, succeeded in increasing food supply. Succeeded in increasing food supply because of, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऐसे हुआ, इसमें क्या यूज किया गया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किया गया. यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज. इसमें जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया किसकी वजह से, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैव स्टार्टेड यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, improved quality of seeds, improved quality of seeds, quality of seeds, and that is called HYV seed. HYV seeds. HYV means high yielding variety. High yielding variety of seeds. ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ये यूज किया गया, इसलिए फूड प्रोडक्शन इनहांस हुआ. सेकेंड क्या यूज किया गया, तो बताएंगे. ड्यू टू यूज ऑफ agrochemicals. Agrochemicals यूज किया. What is agrochemicals? Can you tell me? What are the agrochemicals? Very good. Fertilizers and pesticides. Fertilizers and pesticides were used. And third reason is use of better management practices. मतलब नाइस वे में उसको मैनेज किया गया. बेटर मैनेजमेंट प्रोसेसेस. So these are the three regions which resulted in green revolution. These three regions resulted in green revolution, enhancement of the food production in 3 times. ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया, इसके ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यू हैव आइडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन. Does anybody know? No. Norman E. Borlaug. Norman E. Borlaug. So this scientist is known as father of green revolution. बट इंडियन फादर कौन थे, ये फादर थे कहाँ पर एक्चुअली. ही वेरी गुड स्वामीनाथन. यस, तो he developed a semi dwarf variety of rice. ये डेवलप जब हम बात कर रहे हैं ना हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, तो इन्होंने क्या डेवलप किया, एक मिनट पहले हम इनके बारे में पूरा देख लें, उसके बाद स्वामीनाथन सर के पास आएंगे. तो नॉर्मन ई बॉरलॉग he developed semi dwarf seeds of rice. Semi dwarf seeds of rice कहाँ डेवलप किया पता है, एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल
Center for Wheat and Maize. Center for Wheat and Maize Improvement. मतलब वहाँ पर वीट और मेज इम्प्रूवमेंट होता है, बट उन्होंने एक राइस वैरायटी के डेवलप कर दिया, इम्प्रूव कर लिया. इम्प्रूवमेंट एट मैक्सिको, ये मैक्सिको में है. ठीक है, तो वहाँ इन्होंने ये डेवलप किया और इस राइस वैरायटी की यूज की वजह से राइस प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लगा वहाँ पर. सॉरी, इट बिकम्स 3 times 4 times इन इंडिया. जब सेमी ड्वार्फ सीड्स यूज किया गया तो इट बिकम्स 3 times फूड प्रोडक्शन इंक्रीज. ठीक है, और इंडियन फादर में कौन है? इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? MS. Just now somebody spoke ना, MS. हाँ, स्वामीनाथन. ठीक है, स्वामीनाथन. यहाँ पर सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी डेवलप हुआ इन 1966 में इंडिया में. तो सेमी ड्वार्फ राइस डेवलप्ड in India in 1966. और उसका नाम क्या था पता है? जया एंड रत्ना. ये दोनों वैरायटी थे, राइस वैरायटी थे. ठीक है, जया एंड रत्ना. और जो एक और राइस वैरायटी डेवलप हुआ, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस में. एक और राइस वैरायटी है IR8. दिस वन राइस वैरायटी developed at IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको शॉर्ट में है, नाम देंगे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. ये कहाँ है? फिलीपींस में. फिलीपींस. यहाँ पर डेवलप हुआ एक अलग टाइप की जो राइस क्वालिटी है, ये बहुत हेल्प किया टू इनहांस द फूड प्रोडक्शन ऑफ राइस, इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस. ठीक है, तो and these are the main reasons which resulted in green revolution. And green revolution is dramatic increase. We can say that अगर इसको define करना हो what is green revolution, तो we can say that dramatic increase in the food production is called green revolution. What is green revolution? That is nothing but dramatic increase. तो किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से इंक्रीज होगा. तो ड्रामेटिक इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप या फिर आप फूड प्रोडक्शन लिख सकते हैं, फूड प्रोडक्शन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो ग्रीन रिवॉल्यूशन पे अगर कुछ शॉर्ट नोट्स आता है तो दिस आर द इनफ